हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और लगातार पटना यूनिवर्सिटी के लास्ट स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी आज का ये लेक्चर या आज का ये क्लास आपका लास्ट स्ट्रैटेजी है फिजिक्स के लिए। सेम एज मैंने मैथ का आपको अपलोड कर चुका हूँ, इधर इकोनॉमिक्स का मैं अपलोड कर चुका हूँ। लगातार एक करके तमाम सारे पेपर्स का लास्ट स्ट्रैटेजी, मतलब जो बेस्ट कलेक्शन एमसीक्यू का होता है, जिससे आपका क्वेश्चन आएगा कल पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या फिर वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन जो ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है, वैसे तमाम सारे क्वेश्चन का कलेक्शन को लेकर के हम आपके लिए लास्ट टाइम आपके लिए वीडियोस बना करके आपको अपडेट करें। कारण जो भी सारे प्रीमियम मेंबर है, तमाम सारे प्रीमियम मेंबर के पास ये आपका पीडीएफ है और वो प्रीमियम मेंबर आराम से इसे मेमोराइज कर चुके हैं। लेकिन जो भी सारे अदर स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक प्रीमियम नहीं लिए हैं, वो भी प्रीमियम ले सकते हैं। प्रीमियम में आपको एडमिशन का सपोर्ट मिलता है, जो तमाम सारे एडमिशन का प्रोसेस होगा उसके लिए सपोर्ट मिलेगा। साथ में ये जो सारा पीडीएफ है, आप पीडीएफ को एक बार देख करके मेमोराइज कर सकते हैं। चूंकि अभी आपके पास, अगर आप टाइमिंग के बारे में बात करें तो अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइमिंग है, चूंकि कल आपका टेस्ट होगा दोपहर के समथिंग 1 से 2 बजे के बीच। सो चलिए, फिजिक्स का जो लास्ट क्लास है, जो लास्ट स्ट्रैटेजी है या फिर कह सकते हैं जो लास्ट आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इतने एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपका 20 मार्क्स आपके लिए लाना बेहद ही आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें वैसे तमाम बेस्ट कलेक्शन वाले एमसीक्यू को दिया गया है और कोई भी चैप्टर्स को स्किप नहीं किया गया है। जो भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वैसे तमाम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे आपको एडमिशन का सपोर्ट प्लस ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो तमाम सारा वीडियोस है, वो वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। अभी लगातार हर एक पेपर्स का हम लोग वीडियोस को कवर करेंगे, चाहे वो आपका लास्टली मैक्सिमम उम्मीद है कि रात होते होते आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपको रात के 10 बजे के आसपास में तमाम जो वीडियोज है सब वीडियोस आपको मिल जाएगा। जो भी आप पढ़े हैं एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज से, तो आप क्या हो जाएगा, आप बेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपका अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कह सकते हैं अभी आपके पास एक्जैक्टली 15 से 20 घंटा का टाइमिंग है। और 15 से 20 घंटा का टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइमिंग है। मात्र 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। और ये जो वीडियोज़ है इसमें मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन को आपको बताया हूँ। तो अगर आप ये क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, तो बस आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सही तरीके से देख लीजिएगा, तो आपका आराम से एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आप ये सारे जो पीडीएफ इसको एक्सेस करने के लिए आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का प्रोसीजर बेहद ही आसान है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आपको व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के मैसेज करना है और तमाम सारे ये जो सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है इसको एक्सेस करना है। पीडीएफ आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हालांकि जो मीडियम यानी एक कॉमन मीडियम में मैं इसको लेक्चर एड कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ में। और जो भी सारे पीडीएफ है एक करके जो भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग एक करके देखते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले बताया जाता है कि हुक का लॉ क्या बताता है। तो हुक का लॉ बताता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ स्ट्रेन और स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कि ऐसा यूनिट कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, तो वो होता है मीटर स्क्वायर बाई में न्यूटन। ये आपका कंप्रेसिबिलिटी का होता है। हालांकि इसमें पीडीएफ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो जो आपका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य यानी न्यूनतम वेवलेंथ किसका होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, आपका वायलेट का होता है, यानी आपका बैगनी का होता है। आगे बढ़ते हैं तो ध्वनि यानी साउंड आपका किससे नहीं गुजर सकता, यानी साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा वैक्यूम में। ध्यान रखिएगा प्रकाश का तरंग यानी जो लाइट का वेव है वो कैसा है, आपका वेव है, तो वो आपका ट्रांसवर्स वेव है यानी अनुप्रस्थ तरंग है। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा किस माध्यम में ध्वनि की तेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी साउंड का स्पीड किस में मैक्सिमम होता है, तो वो ध्यान रखिएगा आप सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे मैक्सिमम होता है। अगर लोवेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात किए तो वो होता है वायलेट का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा मीडियम से आपका साउंड पास नहीं कर सकता है, तो वो आपका वैक्यूम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। सेम तरीके से लाइट वेव के बारे में बताया जा रहा है कि लाइट वेव कौन सा वेव है, तो यह ध्यान रखिएगा ट्रांसवर्स वेव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के कलेक्शन में, तो कौन से मीडियम में साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट में कवर कर सकते हैं, यानी ट्रेवलिंग कर सकता है फास्टेस्ट मोड में, तो वो आपका हो जाएगा सॉलिड मोड। आगे बढ़ते हैं यहाँ तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होता है, हाइट के रिस्पेक्ट में जो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है वो यानी यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जो आपका स्मॉल जी का वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ है, द एसिलेशन यानी द वैल्यू ऑफ द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो क्या है, और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, यानी अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ते अगर बात की जाए जो आपका जियो सैटेलाइट जो आपका होता है, जो जियो सैटेलाइट जो कि आपको कहलाता है भू स्थिर उपग्रह, वो उसका अनुमानित ऊंचाई कितना है, यानी कितना धरती से कितने ऊंचाई पर आपका जियो सैटेलाइट रहता है, तो वो आपका होता है 35,786 किलोमीटर। आगे बढ़ते ये जियो सैटेलाइट को आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस दैट इज इक्वल्स टू आपका 35,786 किलोमीटर।
आगे बढ़ते तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है आपका स्कैप वेलोसिटी के बारे में। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निकाय का जो पलायन वेग होता है यानी स्कैप वेलोसिटी होता है, यानी धरती का स्कैप वेलोसिटी कितना होता है, तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक आपका जो हाइट है, हाइट में 1/6 का कमी कर दिया जाता है, तो उसके यानी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो ऊंचाई है यानी जो हाइट है उसमें क्या कर दिया जाता है 1/16 टाइम उसमें क्या कर देता है डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि उसमें उसके वेट में कितना डिक्रीजिंग होगा। तो ध्यान रखना उसके वेट में डिक्रीजिंग कितना होगा, 3/3r होगा डिक्रीजिंग, यानी उसका जो वेट होगा, चूंकि यहाँ पे आपका हाइट को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो आपका वेट है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 टाइम्स अपने पहले वाले रेडियस के कंपेयर में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्कैप वेलोसिटी हिंदी मीडियम में आपको बताया गया, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है पीडीएफ, तो आप उसको देख करके बेहतर तरीके से आप समझ भी सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए दिया गया, न्यूमेरिकली क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है मूविंग कर रहा है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी 52,000 जूल है। आपको बताना है कि अगर ट्रेन का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इसका होगा 15,156,000 जूल। ये आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस वगैरह फर्दर बताया गया और ये सॉल्व किया जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यानी वर्क एनर्जी थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैन है, उसका स्पीड को यानी एक मैन है वो क्या करता है, अपने कार के स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड करता है। तो आपको बताना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मिलेगा 4:1। इसके बाद एक देखिए क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि एक बॉडी का मास m है, वो क्या करता है, यूनिफॉर्मली सर्किल पे क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है यानी घूमता है। तो आपको बताना है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो जो कि आप जानते हैं mv²/r होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल मोशन से कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल किसमें मैक्सिमम होता है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, यानी जो आपका उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है उस पर क्या होता है, उसका हाफ होता है इनिशियल स्पीड का। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप इसके में कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो कि आपका आएगा 60 डिग्री के बराबर आएगा। इसके बाद यहाँ आपको पूछा गया है कि टेस्ला किसका यूनिट होता है, यानी टेस्ला इज यूनिट फॉर टेस्ला किसका यूनिट होता है, तो आपको बता दें टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 जूल आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है जिसके बारे में ध्यान रखना है। अक्सर आपको यूनिट एंड डायमेंशन से 1 से 2 आपका क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये बेसिक चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर बात की जाए एसआई यूनिट के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस वगैरह का आप जानते होंगे, प्रेशर के बारे में ध्यान रखिएगा पास्कल या फिर डाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, एनर्जी के बारे में बात की तो जूल और आपका अर्ग भी होता है। इसके बाद बात की जाए अगर कैपेसिटेंस के बारे में, तो फैराड इसका ऐसा यूनिट होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बात की तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का आता है तो वो आपका सीमेंस होता है। इंडक्टेंस के बारे में ध्यान रखिएगा हेनरी होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आपका ओम होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। इसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपका टेस्ला होता है। कुछ आप इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखिएगा, जैसे पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पूछा गया, तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² T⁻⁻3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि वर्क फंक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वर्क फंक्शन यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन के केस में जो वर्क फंक्शन होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए जो हुक का लॉ है, हुक के लॉ के बारे में बताना है कि हुक लॉ का जो आपका न्यूमेरिकली जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही आपका हुक का लॉ कहलाता है। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि मॉडुलस जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका नहीं स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, नहीं स्ट्रेन पे, नहीं आपका अप्लाइड फोर्स पे, यानी इस केस में क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है इस केस में। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया भी है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में, जो कि क्वेश्चन है कि एक आइस मेल्ट करता है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा या फिर जीरो हो जाएगा या फिर इंक्रीज करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसका डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का किस पर डिपेंड करता है, तो वो ध्यान रखिएगा वो डिपेंड करता है सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, यानी उस ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका काइनेटिक एनर्जी का। इसके बाद द मोस्ट यहाँ से फिर से एक पार्ट होता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन भी ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी एंड मोमेंटम से अक्सर आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी मोमेंटम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए बताया गया कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया जाए 30% से, तो आपको बताना है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 69%। इसके बाद आपको बताना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कहाँ काम करता है, तो ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा काम करता है एक पार्टिकल्स यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
इसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा ऐसा लॉ है थर्मोडायनेमिक का जो कोई बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यानी एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन सा थर्मोडायनेमिक का लॉ है। तो वो याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। इसके बाद अगर बात की जाए अगर कोई दो सिस्टम पहले से थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में अगर थर्ड सिस्टम आ जाए तो उसके इसमें कौन सा लॉ काम करता है, वो आपका जीरो लॉ का काम करता है, यानी शून्य यानी जो आपका शून्य नियम होता है थर्मोडायनेमिक का उष्मागतिकी का, वो क्या करता है उसके इसमें आपका काम करता है। इसके बाद यहाँ आपको ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिकल जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए उसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू होता है वो होता है du इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W। इसके बाद अगर आगे के बारे में बात की तो यहाँ तक ये बताया गया द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसको कौन से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, तो ध्यान रखिएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद यहाँ पे एक बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ध्यान रखिएगा अगर रेफ्रिजरेटर का डोर खोला जाए फॉर सम टाइम तो रूम का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा उसका रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जनरली इस क्वेश्चन में अक्सर कैंडिडेट आंसर कर देते हैं कि डिक्रीज होता है, बट वहाँ पे एक्चुअली रूम का टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा एटॉमिक मॉडल था जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बारे में डिफाइन करता था, तो वो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो कि न्यूक्लियस के बारे में फुली तरीके से क्या करता था, एक्सप्लेन करता था। आगे बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको कौन सा एनर्जी कहते हैं, वो कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको बताना है कि जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इजीली, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली में क्या करते हैं वो आउटर मोस्ट से बाहर निकल जाते हैं, तो वो आपका सीजियम है ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो आपका वो क्या करता है, जो रिलीज होता है, जो बाहर निकलता है, जो आपका इमिटेशंस होता है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो आपका बाहर निकलता है वो आपका किसी फ्रीक्वेंसी के लिए वो किसके प्रोपोर्शंस होता है, वो ध्यान रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है। आगे बढ़ते हैं द वेव नेचर, जो वेव नेचर है लाइट का वो किसके द्वारा दिया गया था, वो डेविजन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से पता चला था द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर वो पता चलता है डेविजन एंड आपका जर्मर के एक्सपेरिमेंट। रिगार्डिंग द वर्क फंक्शन आपको बताया गया कि किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो ध्यान रखिएगा वो डिफरेंट मटेरियल्स का क्या होता है वैल्यू डिफरेंट होता है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए थे रिगार्डिंग द वर्क फंक्शन, तो ध्यान रखिएगा डिफरेंट मटेरियल्स का वो वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो ड्यूअल नेचर ऑफ, यानी जो लाइट का जो द्वैत प्रकृति है, यानी जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है वो किसके जरिए से पता चलता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो पता चलता है डिफ्रैक्शंस एंड पोलराइजेशंस, डिफ्रैक्शंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण वो क्या होता है यहाँ पे पता चलता है। आगे बढ़ते तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना होता है वो क्या कहलाता है, वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। इसके बाद यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जो आपका वेव नेचर ऑफ लाइट है वो कौन से इफेक्ट से प्रूव हो जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा पोलराइजेशंस के जरिए से वेव नेचर ऑफ लाइट वो आपका प्रूव्ड हो जाता है। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि अगर कोई लाइट फॉल करता है मेटल के सरफेस पे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे आपका डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप ध्यान रखिएगा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आपका इमिट होगा वो प्रोपोर्शंस होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम के वो प्रोपोर्शंस होगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मेटल सरफेस का, अगर वो डबल कर दिया जाए तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ध्यान रखिएगा वो वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद अगर सेमीकंडक्टर में एंट्री करें तो यहाँ आपको बताना है कि ये आपका लॉजिक गेट किसके लिए स्टैंड अप है, तो ध्यान रखिएगा ये लॉजिक गेट आपका नॉर का गेट है और हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बुलियन एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे इसका बुलियन एक्सप्रेशंस भी बताया गया है। कुछ और भी आपके गेट होते हैं जिसको आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, लॉजिक गेट में और गेट किस प्रकार का होता है, नॉर गेट किस प्रकार का, एंड गेट नंद गेट किस प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो पीएन जंक्शन होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही लो होता है, वेरी लो होता है। इसके बाद आपको बता दें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेल ऑफ सेमीकंडक्टर एलिमेंट के जो आपका जो सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी सेमीकंडक्टर एलिमेंट के जो आपका वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका 4 के बराबर होता है। आगे बढ़ते तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि व्हाट इज द काउज, यानी डिप्लेशन लेयर बनने का काउज क्या है, तो डिप्लेशन लेयर बनने का काउज है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज और इंप्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर, यानी इसके इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जा रहा है द सेमीकंडक्टर हैव रेसिस्टिविटी, क्या होता है उसका रेसिस्टिविटी, वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच का उसका रेसिस्टिविटी वैल्यूज होता है। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि जंक्शन डायोड इज यूज्ड, जंक्शन डायोड को कैसे फॉर्म में यूज किया जाता है, तो जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिव। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिवाइस दैट कैन बी यूज टू वोल्टेज रेगुलेटर, अगर वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज क्लैम्पर एंड वोल्टेज रेफरेंस के बीच में कौन सा डिवाइस, ये मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज क्लैम्पर एंड वोल्टेज रेफरेंस के फॉर्म में कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है जेनर डायोड को।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीरीज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई और रेडिश अपीयरेंस ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट किसके कारण से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण वो पॉसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में देखिए बताया जाए द पावर ऑफ लेंस, अगर फोकल लेंथ का जो आपका अगर एक लेंस का आपका फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 100 डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो रेडिनेस होता है ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज वो किसके कारण से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वो कारण वो पॉसिबल होता है। आगे ध्यान रखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे बताया गया है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, वो जब ड्यूरिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होता है कौन से केस में, जब क्या होता है लाइट का ट्रांसफर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कब होगा, जब ग्लास से वाटर में लाइट क्या करेगा, जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया जा रहा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का जो स्प्लिटिंग होता है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं किसका लोवेस्ट क्रिटिकल एंगल होगा यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो लोवेस्ट क्रिटिकल एंगल होगा डायमंड का। इसके बाद अगर ह्यूमन आई से आ जाए तो ह्यूमन आई से भी आपका एक क्वेश्चन 100% आता है पीयू के टेस्ट में और वो अक्सर पूछा जा चुका है, और जो पूछा गया क्वेश्चंस का कलेक्शन से या भी जो पूछा जाता है ह्यूमन आई के पास पार्ट से वो भी मैं आपको बता दूं। कलर जो है ह्यूमन आई का जो कलर है वो किसके कारण से रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन सा फोटो रिसेप्टर सेल है फॉर द कलर के लिए, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए कौन सा आपका फोटो रिसेप्टर सेल है। आगे बढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, यानी जो ह्यूमन आई के द्वारा जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है, तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए बताया गया है नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है, तो नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम मायोपिया भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और साथ में आप एस्टिग्मेटिज्म, ये आपका 3 प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो आपको कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है, अगर आपको प्रेस बायोपिया हो जाता है तो आप ठीक कीजिएगा बाइफोकल लेंस से, एंड अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो आप उसको ठीक कीजिएगा सिलेंड्रिकल लेंस से। आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए बताया जा रहा है इन विच लाइट प्रोड्यूसेस इमेज फोकस, यानी कौन से केस में आपका इमेज रेटिना के आगे बनता है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है वो कौन से प्रॉब्लम के कारण, तो वो मायोपिया के कारण जो आपका इमेज है वो रेटिना से क्या होता है, पहले बन जाता है। आगे के बारे में बात किए जो आपका फोकल लेंथ है किसी आई का वो किसके कारण से चेंज होता है, तो वो चेंज होता है आपका सीरियरली मसल्स के कारण से। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि स्पेक्ट्रल से यानी चश्मे के द्वारा ठीक नहीं किया जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है आपका कैटरेक्ट। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया गया द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो इमेज कहाँ बनाती है, तो वो इमेज बनाती है रेटिना पे। यहाँ कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। आगे बढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी जो लाइट एंट्री करता है ह्यूमन आई में वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा से, पुपिल के द्वारा वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। ड्यूरिंग द हाइपरमेट्रोपिया, यानी अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है देन आपका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना बनेगा, यानी रेटिना के वो आपका इमेज पीछे बनेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए सॉफ्ट बबल, यानी एक सॉफ्ट बबल को चार्ज किया जाता है तो उसका साइज में क्या होता है, उसका साइज में इंक्रीजिंग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन में बताया जाता है कि इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज, यानी 2 स्फीयर से उसको चार्जिंग किया जाता है सेपरेट में, और अगर उसको कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका वो टोटल एनर्जी यानी जो टोटल आपका चार्ज है वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट बबल, तो उसका क्या होगा, उसका रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर में बताया भी था। आगे यहाँ बढ़ते हैं यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, यानी एक आपका कूलम्स के लॉ पे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज किया जाता है 1/3 से, तो आपको बताना है कि उसके फोर्स उसके बीच में कितना वो चेंज करेगा, तो वो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स से। आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ जो कूलम के लॉ में जो कांस्टेंट यूज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वो होता है 9 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक फ्लक्स के बारे में बताना है। अगर चार्ज उसके अंदर यानी कोई अगर क्लोज्ड सरफेस है इसके अंदर चार्ज आपका क्यू है तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका किसके बराबर हो, तो वो आपका होगा इन केस ऑफ क्यूब के बारे में बताया गया तो वो होगा आपका क्यूब यानी Q/8ε0। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि व्हेन अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस से चार्ज आपका इनक्लोज्ड है और उसका रेडियस को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजिंग आपका किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में, यहाँ देखिए बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर के कारण वो वेरी किसके कारण से करता है, तो वो वेरी करता है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शंस, वो क्या करता है, वैल्यू वेरी करता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन, यानी आपका इंड पर और इक्वेटर ऑफ डाइपोल पे, यानी आपका इंड पर और आपका इक्वेटर ऑफ डाइपोल का रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ध्यान रखिएगा वो रेशियो होता है 2:1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब मीटर, आपका इसका ऐसा यूनिट होता है। आगे यहाँ देखिए क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट नॉन यूनिफॉर्म, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको नॉन यूनिफॉर्मली रखा जाए तो वो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स एंड टॉर्क को वो एक्सपीरियंस करेगा। आगे देखिए बताया जा रहा है द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके लिए वैलिड होता है, गॉस का लॉ, तो वो हमेशा वैलिड होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के। क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्वेश्चन बताया गया कि पोटेंशियल इनसाइड
होलोस्फीयर में पोटेंशियल कितना होता है, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल उसका क्या होता है, होलोस्फीयर के केस में वो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। आगे के क्वेश्चन में देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर से कि हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप का कंपैरिजन अगर स्मॉल ड्रॉप से किया जाए, यानी एक बड़ा ड्रॉप बनता है छोटे 8 ड्रॉप से मिला करके, तो उसका जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना उसके बीच में होगा, कितना टाइम्स, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया जा रहा है द वर्क डन, यानी किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन होता है 0 के बराबर होता है। आगे यहाँ आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के एसआई यूनिट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का एसआई यूनिट सीमेंस के बराबर होता है। इसके बाद ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि अमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज वाले सर्किट में। आगे बढ़ते तो यहाँ देखिए बताएगा द रेसिस्टिविटी मटेरियल का डिपेंड करता है किसमें, मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। इसके बाद क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, अगर एक सरफेस एरिया से जो नॉर्मली अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो पूछा जाता है वेबर किसका यूनिट है, तो ध्यान रखिएगा वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, जनरेटर है। इसके बाद वेबर पर स्क्वायर मीटर किसका यूनिट है, तो ध्यान रखिएगा वो टेस्ला को ही हम लोग कहते हैं वेबर पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद यहाँ बताया गया लेंज के लॉ के बारे में कि लेंज का लॉ किसके कंजर्वेशंस के बारे में बताता है, तो लेंज का लॉ एनर्जी के कंजर्वेशंस के बारे में हम लोग को बताता है। ईडी करंट किस पर डिपेंड करता है, भंवर धाराएं किस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ दीज पर, यानी फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी एंड थिकनेस सब पे डिपेंड करता है ईडी करंट, तो इसमें कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बताया गया कि फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किससे रिलेटेड है, तो वो ईएमएफ ऑफ जनरेटर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया जाए जो लेंज का लॉ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करता है किसके कारण से, तो चेंज इन फ्लक्स के कारण से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक गैल्वेनोमीटर जो आपका डिवाइस है वो आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड किया जा सकता है एमीटर में कब, जब उसका लो रेजिस्टेंस और उसका कनेक्शन किस में कर दिया जाए, पैरेलल सीरीज में, तो वो आपका कन्वर्टेड हो जाता है गैल्वेनोमीटर आपका एमीटर में। इसके बाद बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो सोलेनॉइड के इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। आगे देखिए बताया जा रहा है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट लाइंग, यानी जिसमें वो रहता है उससे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन है एक मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आगे बात की जाए तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आपका यूनिफॉर्म होता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर में भी बताया था। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया जो सेटअप ट्रांसफार्मर से उसका यूज किस में होता है, तो वो वोल्टेज को इंक्रीज करने में सेटअप ट्रांसफार्मर्स का यूज होता है। इसके बाद जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एलआरसी सर्किट होता है यानी आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/√LC के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए जो आपका सेटअप ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो वैल्यू ऑफ करंट होता है सेकेंडरी कॉइल में एज वेल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल वो क्या होता है, लेस होता है, यानी सेकेंडरी कॉइल का जो आपका वोल्टेज होता है यानी सेटअप ट्रांसफॉर्मर में जो करंट का वैल्यू होता है सेकेंडरी कॉइल में वो आपका लेस होता है कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। आगे बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट, अगर करंट का वैल्यू है I = 2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसका जो RMS वैल्यू होगा यानी रूट मीन जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, √2a के बराबर होगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से, सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, प्लस आपको हिंदी का भी इसका जो मीडियम है वो भी आपको PDF में मिल जाएगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम के लिए या फिर सॉल्यूशंस के लिए आप प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि इस बेसिस पे या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो तो आप आसान तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते यहाँ देखिए बताया जा रहा है एट रेजोनेंस द इंपिडेंस क्या होता है ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस, यानी ड्यूरिंग द एट रेजोनेंस कंडीशन जो इंपिडेंस होता है वो क्या होता है, प्योरली रेसिस्टिव इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं जो पिक वैल्यू होगा यहाँ देखिए बताया जा रहा है द पिक वैल्यू ऑफ एन AC, वो आपका पिक वैल्यू के बारे में बताया गया कि 2/√2a है, तो इसका RMS वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा 2a के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर हैज इट्स आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट, यानी आउटपुट किसका ग्रेटर होता है, आउटपुट वोल्टेज कौन सा जनरेटर का ग्रेटर होता है देन इनपुट, तो उसका हो जाएगा सेटअप ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, उसका आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर हो जाता है इनपुट वोल्टेज से भी। ये सारा कुछ आपका इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था जो कि आपको कल के टेस्ट में देखने को मिलेगा। तमाम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस को यानी तमाम सारा जो आपका इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का जो कलेक्शंस है वो हम आपके लिए एट द लास्ट स्ट्रेटजी के मोमेंट में भी हम आपके लिए प्रिपेयर किए। साथ में इसका PDF रेडी है, इसका जो सॉल्यूशंस है सॉल्यूशंस भी PDF में एग्जिस्ट है, तो आप PDF के लिए आप प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चूँकि लगातार मैं बता रहा हूँ, आप टाइमिंग को लेकर के सोचिए नहीं, ये आपका MCQ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला MCQ क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि मैं लास्ट टाइम होते भी आपके लिए वीडियोज़ बना करके आपको लास्ट टाइम दे दिया। हालांकि
के प्रीमियम ग्रुप के जो भी सारे मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी ये पीडीएफ्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेमोराइज कर चुके हैं। अगर अभी तक आप प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपको कल पता भी चलेगा। और ये आपके प्रीमियम ग्रुप के जरिए से आपकी पूरे एडमिशन में आपका सपोर्ट होता है। मीन्स करने का मतलब आपको एडमिशन्स को लेकर के फिर आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।